भाभी जी चाय पिलाइए, कहते हुए लोकेश सीधे बेडरूम में घुसा और बेड के कोने पर जा टिका। साधना हड़बड़ा कर उठ बैठी और उछलकर बेड से नीचे उतरी। बिना कुछ बोले कपड़े ठीक करते हुए रूम से सीधे किचन की तरफ भागी। अभी दिन भर के काम निपटाकर लगभग आधा घंटा पहले ही लेटी थी कि आदत के अनुसार शाम 4:30 बजे लोकेश रोजाना की तरह चाय पीने भाभी भाभी करता घर घुस गया। लोकेश टीवी चलाकर इधर उधर की बातें भी भाभी से करता रहा। लोकेश ने फिर एक बात आज भी कही कि आज फिर भैया के गाड़ी पर किसी अन्य महिला को देखे थे घूमते। आप कुछ कहती क्यों नहीं? क्या आप भी देवर जी वही पुरानी सोच लेकर बैठे हुए हैं? भाई होगी कोई दुकान की ग्राहक है या कोई मदद मांगने वाली। आप तो जानते ही हैं वो कितने मददगार हैं। लोगों की सहायता करना और बिन मांगे सलाह देने में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। साधना ने भारी मन से कहा। लेकिन भा कुछ कहते कहते शायद कुछ सोचकर लोकेश ने खुद को रोक लेना ही बेहतर समझा। चाय खत्म होने से पहले ही दिलीप आधम का। दोनों दोस्तों ने हंसी मजाक के साथ हल्का स्नैक्स लिया। उधर साधना नाश्ता चाय देकर बर्तन सफाई और सांझ बाती में लग गई। अपनी बीबी की भरपूर प्रशंसा में ही दिलीप का पूरा समय चला गया और दोनों दोस्त एक साथ ही अपने अपने दुकान को निकल गए। 16 साल की साधना की शादी आज से लगभग 21 साल पहले दिलीप से हुई थी, जो उस वक्त 32 साल का था। एक बेटी और बेटे के साथ जिंदगी में पूरी तरह से ढल चुकी साधना का जीवन जो है जैसा है स्वीकार है, ब्रह्मवाक के साथ बस चल रहा था। ऐसा नहीं था कि ससुराल पक्ष गरीब था या साधना के दिल में अरमानों की कोई कमी थी। एक अच्छे घर, बड़े बाथरूम और मनपसंद किचन का उसे बहुत शौक था। किचन की तो जैसे वो महारानी थी। उसके हाथों का बना खाना और चाय के लिए लोग खींचे चले आते थे। इस हुनर का बड़ा नुकसान यह था कि अपने मायके और घर वालों के लिए साधना मुफ्त का सेफ थी। शरीर से भले ही परेशान हो पर ना नहीं कहती थी। वो अपने दोनों बच्चों के परवरिश से टिफिन बनाने, कपड़े साफ करने और अपने बचाए पैसे से छोटे छोटे गहने खरीद कर ही खुश हो लेती थी। बच्चे बोर्ड का इम्तिहान कब पास कर गए होश ही नहीं रहा। सच तो यह था कि साधना का जीवन पूरी तरह बेहोशी में चल रहा था। पति ने दुकान के बगल में ही रेलवे डब्बे जैसा बिना किसी सुख सुविधा के भाड़े के एक कमरे में उसके जीवन और जवानी के कई साल कटा दिए। आने जाने वालों ने बहुत कहा पर उसने अपने घर के बारे में अब सोचना ही छोड़ दिया था। पति महोदय उसकी सुनते कम और मनवाते ज्यादा थे। हाँ, साधना का हंसता मुस्कुराता चेहरा सब पर एक सम्मोहन सा असर कर जाता था। जो उससे एक बार मिलकर बात कर लेता, आओ भगत देख लेता, वह बार बार मिलने का बहाना लेकर डेरे पर आ जाता था। अपने हरे घुटते अरमानों और सपनों को साधना ने अपनी नकली हंसी में इस कदर छिपा लिया था कि आसानी से कोई भी उसका असली दर्द जान ही नहीं सकता था। वक्त और हालात से जैसे कोई जीत नहीं सका है, वैसे ही साधना के जीवन में एक जलता दिया सा कोई था जो मध्यम ही सही निरंतर जल रहा था। अचानक एक दिन दिलीप ने आकर उदास गुमसुम बैठी साधना से कहा, चलो एक जगह चलते हैं। नहीं, मेरा मूड नहीं है। लेकिन आदतन एक दो बार की जीत के आगे हर बार की तरह इस बार भी साधना हार गई। दिलीप का कोई ऐसा रिश्ता, सगा संबंधी, दोस्त का घर नहीं बचा था जहां साधना ना गई हो। दरअसल गाड़ी पर बैठाकर सुंदर और सुशील पत्नी का नुमाइश हर जगह कर चुका था। जरूरत से ज्यादा तारीफ करने के दिलीप की आदत से साधना खुद को उसके कहे अनुसार ही ढाल चुकी थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी ऐसे घर के आगे रुकी जहां कभी वो गई तो नहीं थी, पर अंदाजा लगा ली कि यह किसका घर हो सकता है। दिल ने जोर जोर से धड़कना चालू कर दिया था। 22 साल पुरानी अनुभूति आंखों में एक खास चमक ला दिया था। चेहरे के भाव में तेजी से बदलाव ने समय को उल्टा कर दिया था। होठों में अजीब सी कंपन और पूरे शरीर के रोह में सिरहन दौड़ने उठी थी। साधना ने इस क्षण को शिद्दत से महसूस किया और खुद को स्कूल के दिनों का वही 14-15 साल की उम्र जैसा पाया। पहले निर्मल एहसास की भीनी सी सुगंध से मन मदहोश होने लगा था। समय पुराने दिनों में जाकर जैसे थम सा गया था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मुझे और इस उम्र में? वो सोच ही रही थी कि जैनेन्द्र घर से बाहर आकर दिलीप से गर्मजोशी से मिला और साधना की ओर मुखातिब होकर हाथ जोड़ते हुए बोला, अंदर आइए मैडम, बहुत बहुत स्वागत जो आपने मुझ नाचीज को याद किया। साधना ने जो उसे देखा तो अपलक अधकुले होठों से सिर्फ निहारती ही चली गई। जैनेन्द्र ने दोनों से अपनी पत्नी का परिचय कराया।
दीदी हाथ छोड़िए ना और आप बैठिए तो सही। नमिता की बातों से साधना झेप गई। दरअसल साधना के मन में विचारों, यादों और कोई एक सपनों का मिला जुला तूफान चल रहा था। पूरे घर को गौर से निहारने लगी और उठकर नमिता का हाथ बटाने के बहाने किचन की तरफ चली गई। नमिता नाश्ता निकाल रही थी। साधना ने कई सारी बातों को एक साथ ही पूछ लिया। नमिता ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या दीदी अब आगे नहीं मिलने का सोचकर आई हैं क्या? अरे नहीं तो, वो तो बस मन में आ रहा था और एक साथ बोल गई। सुनने वाला कोई तीसरा होता तो कुल प्रश्नों का सार जैनेंद्र के बारे में हर कुछ जान लेने जैसा था। बातों बातों में कई बार छूना और साधना का बहुत स्नेह करना नमिता को इतना भाया कि वो भी साधना के घर जाने और बार बार मिलने के लिए तड़प उठी। तो क्या साधना उसे छूकर जैनेंद्र का एहसास पाना चाहती थी? चाहत ऐसा मादक दवा है जो पूरी दुनिया से बेखबर करने की ताकत रखता है। दोनों परिवारों ने हल्के फुल्के माहौल में जल्दी मिलने का वादा कर विदा लिया। दरअसल अपने पैसे वाले बाप के बिगड़ेल बेटे दिलीप ने मासूम साधना से सुहाग रात में ही फुसलाकर स्कूल के दिनों की कई बातों में पकड़ लिया था कि पूरे क्लास में उसे जैनेंद्र को देखना बहुत अच्छा लगता था। वर्षों तक इसी नाम को भुनाकर दिलीप ने साधना को हर बार मनाया और अपनी हर जिद को पूरा किया था। ये होनी का ही अजब खेल था कि 22 साल बाद साधना को जैनेंद्र से रूबरू भी दिलीप ने ही करवाया। अपने पिता के पैसों से अयाशी करना और उसकी कहानी बढ़ा चढ़ाकर भोली पत्नी को सुनाना दिलीप शान की बात समझता था। मायके वालों ने शुरुआती शिकायतों में ही इस मामले में साथ नहीं देने और मुंह बंद रखने की भी धमकी साधना को दे रखी थी। तब से वह सदा के लिए खामोश हो गई और सारे मर्द ऐसे ही होते होंगे, यही बात अपने मन में बैठा चुकी थी। एक दो बार नमिता ने जिद कर जैनेंद्र को साधना के घर जाने पर मजबूर किया। हर बार नमिता को नए कपड़े, सोने के छोटे मोटे उपहार मिले। नमिता को छोटी है, लेना ही पड़ेगा, जैसे दबाव देकर साधना उसे हर गिफ्ट दे देती थी। आओ भगत ऐसा कि पूछो ही मत। इस बीच दोनों में फोन पर बात और पति पत्नी की खटपट पर सुलह मशवरा भी होता रहा। लेकिन शुरुआती झिझक के बाद जब साधना और जैनेंद्र ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया तो जैसे घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घूमती चली गई। दोनों जब एक दूसरे के अंदरूनी दर्द से रूबरू हुए तो हर हंसी खोखली और जीवन घिसटते समझौते से ज्यादा कुछ नहीं लगा। लेकिन फिर साधना के बच्चों के कॉलेज में एडमिशन और बेटी की पढ़ाई, बाहर रहने के तनाव ने इस बातचीत के सिलसिले को तोड़ दिया। इधर जैनेंद्र अपनी पत्नी की बीमारी और नौकरी में तालमेल बिठाने में उलझकर रह गया। एक अरसा बीतने के बाद एक दिन किसी शादी की पार्टी में पुनः दोनों मिल गए। जैनेंद्र अपने दोस्तों के साथ जैसे सब गम भूलकर हंसी मजाक में मशगूल था। अचानक साधना ने जैसे ही नजर घुमाया, उसके चेहरे पर ना जाने कहां से दुनिया भर की मुस्कान आ गई। पिछले कई महीने से बस एक नजर दिख जाए वाला सपना आज साकार हो चुका था। हाय, ये तो वही है। साधना के होठों से खुद ब खुद निकल गया। ना जाने क्यों लाज शर्म से चेहरा लाल मलाल हुआ जा रहा था, जबकि जैनेंद्र पार्टी में दोस्तों के साथ इतना मगन था कि इधर उधर देख भी नहीं पाया था। तभी सुजीत ने जैनेंद्र के कान में कुछ फुसफुसा कर कहा और उसने एकदम झटके से कुछ दूर खड़ी साधना की तरफ जो देखा तो एक अनजाना चुंबकीय आकर्षण के उसी पास में बंधता ही चला गया जो सालों पहले स्कूल के क्लासरूम में होता था। दोनों की नजरें एक दूसरे के दिलो दिमाग में उतरकर रूहानी हो जाती थी। दिल को क्या पता होता कि लोग क्या कहेंगे। तभी साधना की सहेली सोनम ने चिकोटी काटकर उसकी तंद्रा भंग की। पगला गई है क्या? हे भगवान, वहां मैं खोज कर थक गई और ये महारानी तो यहाँ नैन मटक्कर खेल रही है। अरे वाह, तेरा हीरो तो पहले से भी झक्कास हो गया है यार। साधना की स्कूल की राजदार सोनम ने कहा। धत कहकर साधना ने अपना सुर के चेहरा छुपाने का प्रयास किया। अनबोला अनछुआ अद्भुत प्यार था जिसने दोनों की शादीशुदा जिंदगी और बाल बच्चेदार होने के सच को भी कुछ देर के लिए भुला दिया था। दोनों को अपनी अपनी बेहोशी जिंदगी का जैसे जैसे एहसास हो रहा था और भी होश में जीने का मन करने लगा था। पिछली सारी जिंदगी फीकी और पछतावे भरी लगने लगी थी। पूरी पार्टी का भीड़ और शोरगुल दोनों में से किसी को ना तो दिखाई पड़ रहा था और ना ही सुनाई। बेचैन आत्मा जैसे नजरबंद एक दूजे को ढूंढने देखने का अनवरत प्रयास कर रहे थे। अजब नजारा
और जैनेंद्र के चेहरे की बेचैनी का भाव पढ़कर सुजेत, विजेश, विक्की और सब दोस्तों को जैसे मसाला मिल चुका था। स्कूल में साधना पूरा दिन सिर्फ जैनेंद्र को देखने में गुजार देती थी। तब से यह बात सभी दोस्तों को पता था, बोले ना बोले, लेकिन दोनों के बीच कुछ तो था। कहता था ना, पार्टी मिस मत करना, सरप्राइज है तेरे लिए। विक्की ने चुटकी ली तो जैनेंद्र झेप गया। अरे यार, वो तो गजब की खूबसूरत लग रही है। जैनेंद्र का बोलना था कि ब्रिजेश ने कहा, तो क्या इरादा है दोस्त, जाओ बतियाओ। अरे नहीं, मुझसे ना हो पाएगा भाई। जैनेंद्र ने दोस्तों के सामने नाटक करने की असफल कोशिश की, जबकि उसका मन आगे बढ़कर गपशप करने का हो रहा था। सभी दोस्त पुराने दिनों में एक बार फिर से व्यस्त हो गए। तभी वरमाला के लिए स्टेज पर दुल्हन आई और भीड़ भी उधर जमा होने लगी। साधना को जैसे इसी पल का इंतजार था। सहेली सोनम का हाथ पकड़कर धीरे धीरे वो जैनेंद्र की तरफ बढ़ी और एक फासला लेकर खड़ी हो गई। कब का दुल्हन स्टेज से उतर गई, साधना और जैनेंद्र जान भी ना पाए। परमात्मा को पाने जैसा सुख भर नजर देखते में रहने में था। बीच बीच में जैनेंद्र इधर उधर नजरें मार भी लेता, पर साधना की बड़ी बड़ी आंखें मानो जैनेंद्र को पी रही थी। पूरे बदन में एक सिरहन सी दौड़ पड़ती जो नाभि से उठती और दिल तक जाकर खत्म हो रही थी। सभी दोस्तों का साथ और दिल की उमंगों के बीच आत्मविश्वास की ताकत ने जैनेंद्र और साधना को करीब आने पर मजबूर कर दिया। लब तो कई बार हिले, पर आज बात करने का कोई मन ना हुआ। बहुत सी बातें तो नजरों ने आपस में कर ली थी। ये ऐसा प्रेम आमंत्रण था जिसका कोई और छोर दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर से दोनों के दिलों में यादों का बवंडर सा उठ खड़ा हुआ। पार्टी में एक दूसरे से नमिता और दिलीप ने तथा बच्चों ने बातें तो की, पर साधना और जैनेंद्र ने बहुत ही कम बातें की। साधना को पता नहीं कि वो अब नमिता से जलन होने लगी। घर वापसी में रास्ते भर दिलीप ने जानबूझकर स्कूल के दिनों के दोस्तों और खासकर जैनेंद्र पर पूछताछ के लहजे में साधना से बात करनी चाहिए, लेकिन साधना सिर्फ जैनेंद्र की बातों में इंटरेस्ट लेती और चहक चहक कर उन बातों का जवाब देती। इससे ईर्ष्यावश दिलीप ने अपने रिश्ते में एक महीन सा दरार महसूस किया। फिर भी उसने अपने अहम को संयत किया और अपनी मर्दानगी को पीछे धकेल कर कहा, तो क्यों नहीं एक बार फिर से तुम्हारे दोस्त के घर हो आया जाए। वैसे मैंने तो उन्हें पत्नी सहित एनिवर्सरी में आने का न्योता दे ही दिया है भाई। यहाँ दिलीप की नज़र नमिता के खूबसूरत बदन पर भी था, जो सिर्फ साधना समझ रही थी वो नहीं आएगा, बड़ा शर्माता है शुरू से। साधना धीमे से बोली, तो क्या कभी तुम दोनों में शादी से पहले कोई बातचीत नहीं हुई थी? कितनी बार कहूँ नहीं नहीं, कंधा उचकाकर साधना ने कहा और पीठ को कार की सीट में टेक कर आंख और होठों को मूंदकर अचानक शांत हो गई। शायद पुरानी यादों में गुम हो जाना अभी उसे अच्छा लग रहा था। इधर जैनेंद्र भी रास्ते भर नमिता से सिर्फ साधना की बातें करता रहा और तारीफों के पुल बांधता चला जा रहा था। कुछ देर जब पत्नी की हुआ नहीं सुनी तो समझ गया कि कुछ ज्यादा हो गया, और वही हुआ जिसका अंदेशा था। घर घुसते ही काफी मान मवल के बाद ही माहौल सोने लायक बन पाया। पूरी दुनिया नींद के आगोश में चली गई, पर जैनेंद्र और साधना की आंखों की नींद गायब हो चुकी थी। वही पुराने स्कूल के दिनों की वो हर यादें परत दर परत खुलने लगी थी। कैसे दोनों एक दूसरे को सिर्फ एक नज़र देखने को पूरा समय जुगाड़ लगाए रहते थे। पूरा दिन सिर्फ एक दूसरे को निहारने में ही बीत जाता था। प्यार का पहला एहसास देने वाली वही साधना आज कयामत बनकर सामने खड़ी थी। और उन आंखों की जीवंतता और उस ईश्वरीय एहसास की तुलना नमिता से कर रहा था कि क्यों नहीं ऐसा उसे कभी एक पल के लिए भी मिल पाया। जैनेंद्र उस पवित्र एहसास के पागलपन में कैसे फर्स्ट बॉय से थर्ड रैंक तक आ गया था। किताबों में हर पल वही चेहरा उसे मदहोश करता रहता था। स्कूल, कॉलेज, यादों के साए, शादी, बच्चे, दुनियादारी सब एक साथ। ईश्वर की नज़रों के पागल प्रेमी साधना और जैनेंद्र रात भर आंखों के कोरों से आंसू की बूंदें ढुलकती रही और यादें पिघल कर तकियों को भिगोते रहे। कैसे कच्ची उम्र में ब्याही गई साधना अपने से दुगुने से भी ज्यादा उम्र के पति में जैनेंद्र को खोजने की जीवन भर असफल कोशिश करती रही। अपने दोनों बच्चों की परवरिश और पति की बढ़ती अयासी, पत्नी के प्रति असंवेदनशीलता को झेलते झेलते कैसे 26 साल बीत गए। लेकिन खुद को मार चुकी साधना के अरमानों ने एक बार फिर से अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी।
वो मीठी चुभन और अद्भुत रूहानी एहसास वर्षों बाद पुनः पूरे तन मन में खलबली मचा रही थी। कितना प्यारा एहसास होता है प्यार का एहसास। बात अब साधारण नहीं रही। दिनचर्या में उन दिनों की घटनाओं का जिक्र होना जैसे आदत सी बनती जा रही थी। जिक्र खुद में खुद से हो रहा था। शरीर जहाँ था मन वहाँ शायद ही कभी होता। एकांत गुमसुम खोया खोया सा रहना साधना को पता नहीं क्यों बहुत ही प्यारा लगने लगा था। मन बच्चा हो गया था। साधना की गुमशुदगी ने औरतों को बेचैन कर दिया। उनकी सहेलियों ने खबर लेने की ठानी और पूरा जत्था एक दिन बिना बताए डेरे पर आ धमका। साधना के चेहरे को देखते ही सबको अंदेशा हुआ कि कहीं तबीयत खराब तो नहीं, पर उन्हें क्या पता कि साधना को जीने का ऐसा अनमोल लाजवाब बहाना मिल गया था जिसे अब वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। लाख बातें हुई पर उस राज का पर्दाफाश नहीं हो सका जो असल में गुमशुदगी की वजह थी। सोनम जो साधना की राजदार थी, जिसके पास गाये बगाहे जनेन का जिक्र हो जाया करता था, एक दिन वो भी अपने शहर से साधना के पास किसी काम से आई और बस उसी दिन सब्र का बांध टूट पड़ा। साधना ने दबी इच्छाओं और तमाम अरमानों को आंसुओं में धोकर सोनम के पास रख दिया। मिलन की बेसब्री इतनी तीव्र थी कि सोनम को लगा कि इस भोली सहेली के लिए यदि कुछ नहीं किया तो पाप लगेगा। हो ना हो इसे कुछ हो ना जाए। अरे संभाल खुद को, हम लोग अब उस दौर में नहीं हैं पगली। बहुत कुछ सोचकर अब चलना पड़ेगा साधना। सब हम ही क्यों सहे सोनम, कब तक गुड़ते रहें। एक जिंदगी मिली और अपने मन का एक काम भी क्यों नहीं हो सोनम। बोलते बोलते फिर साधना फपक पड़ी। सोनम अच्छी तरह जानती थी कि बेचारी पति का क्या क्या नहीं झेलती है। उनकी सहेलियों में सोनम ही उसके पति का पहला छुपा हुआ शिकार थी। कुंवारी सोनम तब ये सोचकर चुप रह गई थी कि प्यारी सहेली का घर बर्बाद हो जाएगा। सोनम जानती थी कि सच्चा प्यार, सच्ची चाहत कभी भी मिटाई नहीं जा सकती। समय के थपेड़ों से, दुनिया के लाखों प्रलोभनों से इसे कोई लेना देना नहीं होता। वक्त भले कितना भी बीत जाए, बालों में सफेदी ही क्यों ना आए, दिल का बालपन मरने तलक भी जिंदा रहता है। ईश्वरीय चमत्कार से भला कोई बच पाया है। उस दिन भी वही हुआ। जब साधना का फोन जनेंद्र को गया तो दिन के 2 बज रहे थे। गर्मी सिर चढ़कर बोल रहा था। ऑफिस के किसी काम से वो शहर से निकल रहा था। संयोग वह साधना के डेरे के आसपास ही मोबाइल की घंटी बजी। चंद मिनट बाद बिना कुछ विचारे जनेंद्र की गाड़ी साधना के डेरे के आगे खड़ी हो गई। डोरबेल बजा और जैसे ही साधना ने दरवाजा खोला, पूरी कायनात ने मिलकर किसी की हसरत पूरी कर दी थी। सूती की साड़ी में जैसे तैसे बूथ सी खड़ी साधना अपने जनेंद्र को देखती रह गई। धौकनी से छाती ऊपर नीचे हो रहा था। सांसें गायब थी या चल रही थी क्या पता। उसके सामने अभी खड़ा था दिल का देवता, साधना का जनेंद्र। 1 से 2 मिनट बीता या ना जाने कितने पल ठहर गए। बस आपलक अंतहीन गहरी आंखों ने एक दूजे के रूह में झांका देर तलक, बहुत देर तलक। अरे अंदर आने नहीं दोगी क्या? सूखे हलक और रूखे होठों से जनेंद्र ने कहा। तभी साधना हड़बड़ाकर पीछे हटी। जनेंद्र अंदर आया, लेकिन वो सिर्फ दरवाजे से सटते हुए हौले से एक तरफ मुड़ गई। फिर कब साड़ी का पल्लू ढलका, कब वह जनेंद्र के सीने से अमर बेल की तरह चिपक गई, कुछ होश ही ना रहा। जीवन भर की प्यासी आत्मा जैसे चुंबक से चिपक गई हो। देर तक सुबकने के बाद जब साधना के सारे कष्ट अस्तुधारा में बहकर जनेंद्र के सीने को भिगो गए तो एक दूसरे को होश आया। अचानक दिल पर दिमाग हावी हुआ और साधना ने सबसे पहले झट से दरवाजे को अंदर से लगाया, अपने कपड़े को दुरुस्त किया और जनेंद्र की तरफ देखकर गहरी मुस्कान छोड़ी। एक लंबी सी सांस ली और फिर से कसकर उससे लिपट गई। अपने गीले होठों से अपने जनेंद्र के सूखे होठों की प्यास बुझा दी। फिर चुंबन की ढेरों मोहरे मानो दिल पर छाप देना चाहती थी। जनेंद्र ने पूरे होशो हवास में एक एक पल को एकदम शिद्दत से महसूस किया था। ना घबराया, ना हड़बड़ाया, ना किसी तरह का दिमाग दौड़ाया। ना जाने क्यों साधना का अंग लगना उसे कई जन्मों पूर्व के पाए अनुभव सा लगा। इस विशुद्ध प्रेम में लेस मात्र भी वासना ना थी। स्नेह, दुलार और केयर वाला होशपूर्ण प्रेम का यह पल समय के पन्ने पर मानो सदा के लिए दर्ज हो चुका था। साधना ने किचन में चाय चढ़ाया और वहीं से गपशप भी शुरू किया। कुर्सी पर जनेंद्र को ऐसे बिठाया जहां से उसे जी भर देख सके।
वही वर्षों पुराना कुंवारेपन का एहसास दिल में भरा पड़ा था। सारे दबे अरमानों का एक साथ मानो सैलाब उमड़ पड़ा हो। दिल में आ रहा था कि क्या कह दे, क्या न पूछ ले, कैसे कटे एक दूजे के बिन इतनी लंबी सी जिंदगानी। देखो ना, घर में आज कोई है भी नहीं, वे दूसरे शहर गए हैं और बच्चे भी अपने अपने कॉलेज। ये सुनकर एक बार की जैनेन का दिल जोर से धक कर गया, लेकिन खुद को सामान्य रखते हुए बोला, अरे तुम्हें दुनिया से डर नहीं लगता? आज से तो नहीं लगेगा पक्का, कहकर साधना जोर से खिलखिलाई। जैनेन हंसती हुई साधना को देखकर इतना तृप्त हुआ कि मन किए बाहों में भरकर माथे को चूम ले, लेकिन दुनियादारी की बातों और अपने मन को मारकर जीने के लिए सीख चुका आधुनिक आदर्शवादी ने खुद को रोके रखा। साधना ने आमने सामने बैठकर चाय की चुस्कियों और मजेदार चुलबुलेपन वाली पुरानी बातों से जैनेंद्र को जरा भी चैन न लेने दिया। वो बातें सुनकर आनंदित भी होता और साथ साथ उदास भी। उसे लगने लगता कि साधना के साथ वाली जिंदगी कितनी हसीन होती। बिखरे हुए बालों वाले खोए हुए से जैनेंद्र को देखकर हिन्नी से नैने वाली साधना ने होठों को गोलकर जीभ निकालकर कहा, क्या हुआ मेरे छोना बाबू को? उदास हो गया मेरे जानू का चेहरा। इतना भर सुनना था कि जैनेंद्र की आंखें भर आई और वो खुद को रोक ना सका। साधना ने दौड़ के उसे अपने सीने में छिपा लिया। कुर्सी पर बैठा जैनेंद्र देर तक अपने बाहों के घेरे को साधना की कमर में डालकर उसे कसकर पकड़े रहा। किसी असुरक्षा के भय से जैसे बच्चा अपनी माँ से लिपटता है, ठीक वैसे ही देर तक जैनेंद्र सिर्फ रोता रहा। छाती में चिपकाए उस मासूम चेहरे को हसरत भरी निगाहों से निहारती साधना गालों पर ढलक आए आंसुओं को पोंछती रही। जैनेंद्र के चेहरे को सहलाती साधना की मानो आज आत्मा तृप्त हो गई हो। एक हाथ से बालों में उंगली फिराती साधना दूसरे हाथ से लगातार जैनेंद्र का पीठ सहला रही थी। बड़ी मुश्किल से जैनेंद्र ने खुद को काबू किया। अपनी भार आई आंखों को आंचल से पोंछकर साधना ने उसी आंचल से जैनेंद्र के पूरे चेहरे को साफ किया। दिल में जमा सारा गुबार मानो आज बह चुका था। आज साधना ने अनजाने में अचानक से एक क्या पा लिया था? तो क्या जैनेंद्र ने कुछ खो दिया था? इसका ना तो कोई जवाब था, न ही इस प्रेम का कोई हिसाब था। इस अनमोल प्रेम को संजोती ये दो आत्माएं सिर्फ तृप्त हो रही थी। तो क्या बरसों से दबी अवचेतन मन की इच्छा सचमुच में पूरी होती है? अब साधना कैसे रहेगी? तो क्या अब जीवन से जैनेंद्र तालमेल बिठा पाएगा? फिर मिलन की बेचैनी क्या दोनों को जीने देगी? ये तमाम सवाल आपस में भिड़ते दरवाजे के पल्ले ने एक दूसरे से पूछा, लेकिन इन सवालों की फिक्र कहाँ थी दोनों प्रेम दीवानों को? जैनेंद्र कब का जा चुका था। दरवाजे से सटकर खड़ी साधना मानो अपने इष्ट देव को जाते देख रही हो। एक जोगन की साधना का कुछ फल अभी अभी ईश्वर ने दिया था। अंदर से आनंदित और कुछ ठगी सी दिख रही साधना बहुत देर तक द्वार पर यूं ही खड़ी रही। फोन के रिंग से अचानक वो चौंक पड़ी, खुद को होश में लाई और जाकर सीधे बाथरूम का शावर खोलकर उसके नीचे खड़ी हो गई। संध्या के 4:30 बजने वाले थे तभी दिलीप घर आया। कितनी देर से स्नान हो रहा है? कोई जवाब नहीं आया। हाँ भाई, घर के काम से फुर्सत मिले महारानी को तब ना। कोई जवाब नहीं आया। देर तक बाथरूम का दरवाजा नहीं खुलने पर उसने खुद ही चाय बनाकर पिया और भीषण गर्मी को कोसते हुए दुकान को निकल गया। दिन ब दिन साधना के चेहरे के बढ़ते निखार ने एक बार फिर से सबको बेचैन करना शुरू कर दिया था। सबसे बचते बचाते अपने खाली समय में जैनेंद्र से फोन पर साधना की बातों का एक अंतहीन सिलसिला जारी रहा। ये रूहानी प्रेम परवान चढ़कर प्रेम के सबसे सुंदर रूप को पाता रहा। दुनिया भी अपने रफ्तार से आगे बढ़ती रही। अनछुए से इस पवित्र प्रेम की चलती बयार ने मानो बढ़ती उम्र को थाम दिया हो। अभी वक्त के सभी थपेड़े पहले जैसे ही थे, मगर आसानी से सहे जाने लगे। दोनों की अपने परिवार में भूमिकाओं में कोई कमी नहीं आई। हाँ, रंगमंच पर पर्दे के पीछे एक कलाकार ऐसा जुड़ गया जिससे अभिनय निखर सा गया। जिंदगी तो अब तक भी थी, पर अब जीने में मजा आने लगा था, जैसे जीने का असली बहाना मिल गया हो। साधना का एहसास इतना गाढ़ा हो चुका था कि कोई तो है इस दुनिया में जो सिर्फ मेरे लिए बना है। कहते हैं सच्चा प्यार हमेशा जुदाई के अभिशाप के साथ ही मिलता है। पूर्व से अपने बसे बसाए परिवार, घर द्वार और अपनी संस्कृति लोक लाज को ढोता प्रेमी भी तो एक आदमी ही होता है।
शादीशुदा होने माँ से जीने की इच्छाएं तो मन नहीं जाती। दुनिया भर के कायदों में कैद एक भारतीय नारी कितना कुछ त्याग कर सकती है, वहीं वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक नाम के सहारे यादों में जी सकती है। हम ना समझ मानो कैसे अपनी इस अनमोल सी जिंदगी को लोग क्या कहेंगे कि रहस्यमय प्रश्नों का उत्तर ढूंढते ढूंढते यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। यहाँ भी अथाह चाहत रखने वाले दो प्रेमी थे, पर बिल्कुल अलग अलग। एक अमूल्य क्षण को वरदान सा पाकर मिली खुशी के साथ आज भी साधना भाभी बहुत खुश है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।